कि फिर बीजेपी लोगों को गुमराह क्यों कर रही है कि हम उनके लिए ये सीए लाए। पर मोस्टली जो बीजेपी सपोर्टर हैं वो कह रहे हैं जाकर सोशल मीडिया पर ये इस चीज़ का बहुत प्रचार कर रहे हैं कि हमने सीए लाया, हमने सीए लाया जी। वो कराची के पास में सबर्ब में रहते थे, वहाँ पे गुरुद्वारा भी था उनका। गुरुद्वारे के आसपास में सिख समाज की बस्ती है, वहाँ पे वो लोग रहते थे। तो उनकी बच्ची स्कूल गई और 12 साल की बच्ची को रास्ते में से किडनैप। दी डायलॉग टाइम के सभी ही श्रोताओं का स्वागत है। व्यूअर्स, आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जो मुद्दा बहुत ही गर्म रहता है। आमतौर पर जो हमारी रूलिंग पार्टी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मीन्स की बीजेपी, वो इस मसले को अच्छे से उछालती है और वो उनका कहना होता है कि जो प्रोसिक्यूटेड मिनॉरिटी है बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, उनके लिए इंडिया के दरवाजे खुले हैं और वो उनका कहना होता है कि वहाँ के जो शरणार्थी हैं उनको हम इंडिया में जहाँ रहने के लिए, उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, जहाँ सिटीजनशिप होगी और उनके लिए सारा हम ख्याल रखेंगे, क्योंकि ये उनका एक्चुअली घर है हिंदुस्तान। लेकिन उसके बावजूद भी, इवन कि बीजेपी इसका इलेक्शन में भी फायदा लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जो सीए है वो लगातार एक्सटेंशन लेती जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसी ही बात को हम करने के लिए आज हमारे साथ नमित एकम संस्था के फाउंडर, जो कि पाकिस्तान से आने वाले हिंदू सिख शरणार्थियों का बहुत यहाँ पर देखभाल करते हैं, उन जय आहूजा जी, आज उनके साथ हम बात करने जा रहे हैं। जय आहूजा जी, आपका दी डायलॉग टाइम के मंच पे स्वागत है। जी सत श्री अकाल जी, राम राम सभी दर्शकों को। जी जी, जय आहूजा जी, आप पहले बताएं कि जो पाकिस्तान में मिनॉरिटीज का क्या हाल है, कि वो इतने ज्यादा मुश्किल हालात में हैं कि वो भर भर के यहाँ पर हिंदुस्तान में आ रहे हैं। ये और ये भी बताइए कि कौन से पीरियड में ज्यादा आए हैं, इसी ही 5-7 साल में ज्यादा आए हैं कि पहले ज्यादा आए थे? देखिए, ये एक ऐसा सिलसिला है जो पार्टीशन के बाद से अब तक लगातार जारी है और जी। सबसे बड़ा मास माइग्रेशन हुआ है 71 की वॉर के समय। तब हम्म। कुछ मौके मिल गए थे हिंदू सिखों को कि हमारी आर्मी काफी अंदर तक कई इलाकों में पाकिस्तान में चली गई थी और हम्म। इंडियन आर्मी के शेल्टर में बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट हुए। जी। अभी दलित बड़ी संख्या में सिख और हिंदू जो है वो जालंधर में है, पंजाब की अगर हम बात करें तो। ऐसे ही हम्म। फरीदाबाद में बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग हैं। दिल्ली में जी तो अफगान और पाकिस्तानी सिख मतलब भरे ही पड़े हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। जी जी जी। अब इतना बड़ा शहर है कि वो खप जाते हैं, अलग से आइडेंटिफाई नहीं होते। रूप रंग चेहरा मोहरा सब कुछ आप जैसा हम जैसा ही है उनका। हमारे हम्म। भाई हैं, हमसे अलग नहीं है। तो हम्म। ये कंसिस्टेंसी से चलने वाला, सतत चलने वाला प्रोसेस है जो आज तक रुका नहीं है पार्टीशन के बाद से। हम्म। 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था, एक समझौता हुआ था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान 100 लोगों के डेलीगेशन के साथ भारत आए थे और जी। उसका मोटिव ये था कि अब लड़ाई बहुत हो गई, पार्टीशन में खून भी बहुत बह गया, पॉपुलेशन भी दोनों तरफ सेटल हो गई है। अब इन सब हम्म। बातों को खत्म करते हैं और एक पॉजिटिव नोट पे आगे बढ़ते हैं। उस पैक्ट में ये था, उस पैक्ट में भी ये मसला आया था कि भाई जो मिनॉरिटीज पाकिस्तान में रह गई हैं उनको अगर कभी ये लगे कि उनसे गलत डिसीजन हो गया और 1947 में उनको चले जाना चाहिए था, या भारत में रहने वाले मुसलमानों को लगे कि उनसे गलत डिसीजन हो गया, उनको चले जाना चाहिए था, तो उनके लिए एक रास्ता खोल के रखना चाहिए। तो पाकिस्तान ने ये रिटन डॉक्यूमेंटेड वचन दिया कि भारत का कोई भी मुस्लिम पाकिस्तान आना चाहेगा तो हम उसको मैंडेटरी शेल्टर देंगे। मैंडेटरी वर्ड है हम्म। उसके अंदर, दे जी। कैन नॉट डिनाई। इसी हम्म। तरीके से पाकिस्तान की कोई भी मिनॉरिटी, सिख, ईसाई, हिंदू, पारसी, कोई भी मिनॉरिटी नॉन मुस्लिम यदि भारत आना चाहेगा तो भारत उसको अनिवार्य रूप से शरण देगा और उनके लिए प्रेफरेंशियल सिटीजनशिप का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग अनडिवाइडेड इंडिया के सिटीजन है और ये हम्म। 47 में वहां रह गए किसी भी कारण से, तो इनके लिए एक ओपनिंग होनी चाहिए। इन जी। सारी बातों की लॉबिंग करने वाले जो सबसे प्रमुख व्यक्ति थे वो कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष, जिनके पार्टीशन डीड पे साइन है, आचार्य जेबी कृपलानी थे। हम्म। और स्पेशली सिंध के सिख और हिंदुओं ने उनको कौम का गद्दार घोषित कर दिया था, क्योंकि सिंध में हिंदू सिख पॉपुलेशन ज्यादा थी, उसके बावजूद भी पूरा सिंध पाकिस्तान को चला गया और वो कुछ बोले नहीं उस पर। हम्म।
अब आचार्य कृपलानी के दबाव में नेहरू जी ने 1953 में एक पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया। उस पार्लियामेंट्री बोर्ड की फाइंडिंग्स है, संसद के पटल पे मौजूद है कि 53 में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं रिपोर्ट होने लग गई थी कि माइनॉरिटीज के साथ में भारी अत्याचार पाकिस्तान के दोनों हिस्सों में, ईस्ट और वेस्ट में चालू हो गया है। जो आज बांग्लादेश है वो उस समय ईस्ट पाकिस्तान था। तो ये बातें रिपोर्ट हुई। रिपोर्ट होने के बाद में नागरिकता का अधिनियम बनाया गया। अधिनियम में ये कहा गया कि इस प्रकार की घटनाओं को देखते हुए और नेहरू लियाकत पैक्ट की लाइट में इसके विशेष प्रावधान होने चाहिए, और नागरिकता के लिए सेक्शन 518 का जो प्रोविजन है नागरिकता एक्ट में, जरिए नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिक रूप से भारत का नागरिक होने के अधिकार का पहला सेक्शन ये कहता है कि यदि आप पाकिस्तान या अफगानिस्तान के माइनॉरिटी हैं, आप 7 वर्ष से भारत में रह रहे हैं और आपके पास में ये प्रूफ है कि आपका या आपके मदर फादर में से किसी भी एक का बर्थ बिफोर पार्टीशन है, तो आप अर्ली सिटीजनशिप के लिए जो है एलिजिबल होते हैं। यहीं से हमारी बात शुरू होती है। देखिए क्या होता है, किसी भी देश में जब कोई कानून बनाया जाता है तो वो उस समय की परिस्थितियों में बनता है, और 1955 से लेके और 2019-20 के बीच में रावी, चिनाब, सतलुज, सिंधु में पानी बहुत बह गया है, अमरिंदर जी बहुत कुछ बदल जी, गया है बिल्कुल। में। तो हमने ये डिमांड यहाँ से शुरू की 2010 में। हमने बोला जी कि अब हम नागरिकता की जब बात करते हैं तो परिवार के मुखिया के पास भी बमुश्किल ये प्रूफ मिल पाता है कि उसके मदर फादर जो थे वो बिफोर पार्टीशन पैदा हुए। बच्चों के पास तो ये प्रूफ मिलने का कोई काम ही नहीं है, पत्नी के पास भी मिल जाए तो बड़ी बात है। अभी तक हम जो सिटीजनशिप को पैटर्न पे काम कर रहे हैं, हम सबसे पहले परिवार में ऐसा व्यक्ति माता या पिता में से कोई एक मार्क करते हैं जिसके पास ये प्रूफ हो कि उसके माता पिता का बर्थ बिफोर पार्टीशन हुआ। उसकी हम सेक्शन 51A में नागरिकता की एप्लीकेशन लगाते हैं। एक एप्लीकेशन को डिस्पोजल होने में, फाइनल होने में लगभग 2 वर्ष का समय लग जाता है, 1.5 साल 2 साल लगता है। उसके बाद जब वो नागरिकता मिल जाती है किसी एक बंदे को, पति या पत्नी में से, इस आधार पे, तो सेक्शन 51C में हम एप्लीकेशन लगाते हैं उसके जीवन साथी की। वो ये कहता है सेक्शन 51C कि यदि आप भारतीय नागरिक हैं और आपके जीवन साथी विदेशी नागरिक हैं तो उनको 7 वर्ष भारत में रहने के बाद में अर्ली सिटीजनशिप का राइट मिलता है। फिर जब माता पिता की नागरिकता हो जाती है तो सेक्शन 51D और 51E में भी 7 माता पिता भारतीय और आप फॉरेन पासपोर्ट में, तो नाबालिग बच्चों को 51D में और बालिग बच्चों को 51E में नागरिकता मिलती है। इस तरीके से, ऐसे अपन पंजाबी में कहते हैं ना रुल रुल के, तो ऐसे रुल रुल के नागरिकता मिलती है इन लोगों को। लेकिन जिसके पिताजी ना हो, जो यूनाइटेड वो जनरल सेक्शन में फॉल करता है, नॉर्मल फॉरेनर वाले में, सेक्शन 61 में, तो वो और भी दुर्गति का शिकार होते हैं लोग। तो हमने भारत सरकार से ये आग्रह किया कि आप माइनॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को और अफगानिस्तान और बांग्लादेश की माइनॉरिटीज को भारत में शेल्टर इसलिए देते हैं क्योंकि आपने नेहरू लियाकत पैक्ट में रिटर्न कमिटमेंट किया हुआ, और एक अच्छी बात है, एक नेशन अपने किए हुए प्रॉमिस को निभा रहा है, ये बड़ी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने कोई भी प्रॉमिस आज तक निभाए नहीं, लेकिन भारत निभा रहा है। तो इस तरीके को यहाँ रहने के लिए तो अलाउ करते हैं, उनको लॉन्ग टर्म वीजा भी ग्रांट करते हैं, उनको असाइलम भी देते हैं। लेकिन उन बच्चों का क्या दोष है, बेचारे 12 साल तक तो एप्लीकेशन लगाने के लिए वेट करेंगे, फिर 2 साल नागरिकता लेने के लिए वेट करेंगे। वो वाला प्रोसेस बहुत एक्सपेंसिव भी है, अखबार में नोटिफिकेशन भी कराने पड़ते हैं, फिर हर साल पासपोर्ट रिन्यू कराना। पहले पाकिस्तान की एम्बेसी 6,000 रुपए सालाना लेती थी, अब 7,500 रुपए एक पासपोर्ट के लेती है। ऐसे ऐसे भी अपने परिवार है, आप फरीदाबाद सिख समाज के लोगों में जाएंगे तो 6-6, 7-7 बच्चे हैं, यानी माता पिता को मिला के 8 पासपोर्ट, 9 पासपोर्ट, 10 पासपोर्ट, ऐसे भी उनके साथ परिवार है। किसी के साथ इंटरव्यू करेंगे जो फरीदाबाद में आप बता रहे जी हैं? जी, जरूर जरूर मैं कराऊंगा। श्री सिंह जी हैं हमारे भाई हैं, बहुत ठीक से अपनी सब बातें कहेंगे। और राष्ट्रीय सिख संगत के अरुण वालिया जी हैं, सरदार अरुण वालिया जी, वो उन लोगों को वहां संभालते हैं। लीगल टेक्निकल असिस्टेंस निमित्त कभी रहती है उनको जी। तो खैर, कुल मिला के जी मेरे कहने का मतलब ये है, सार की बात ये कि हमने सरकार से ये आग्रह किया कि इनको ऐसे सड़ाइए मत, इनको भारत की मुख्य धारा में आने दीजिए। और ये जो राइडर एक लगा रखा है आपने कि भाई आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपके माता पिता का बर्थ पहले हुआ था, इन पेचीदगियों से इनको मुक्त कर दीजिए। इस आधार पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है। सेक्शन 51A के अंदर जो राइडर था, उस राइडर को रिमूव करने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, हमने एक बात और बोली। अब जैसे मैंने आपको बोला, कोई अमरिंदर जी आज हमें बाई फोर्स कोई अपना मोहल्ला छोड़ने के लिए कहे तो हमारे को पसीना आ जाएगा।
हमारा बिल्कुल। सब कुछ है जहाँ पे उस घर को और मोहल्ले को हम नहीं छोड़ पाएंगे। अब जी। क्या होता है पाकिस्तान के केस में यदि हम बात करें तो लोग देश छोड़ के आ रहे हैं, देश छोड़ के आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, किसी ने स्पॉन्सरशिप देके उनको भारत आने का न्योता दे दिया और वो किसी तरीके से भारत पहुंच गए वीजा पासपोर्ट लेके, तो सेटल होना बहुत मुश्किल काम है और वो लोग बड़ी बुरी हालत में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उनका आप रहने एक का, खाने का। कोई एक केस बता सकती हैं कि दर्शकों के साथ साझा कर सकती हैं जो कि आपको रियली लगता है कि कितनी मुश्किल हालातों में वहाँ के जो सिंध में हिंदू रह रहे हैं? मैं आपको अपना सरदार श्री सिंह जी के बारे में ही बताता हूँ और उनके जी, साथ के उनका उनके मतलब एक रिलेटिव है, नाम नहीं लूंगा मैं। जी। वो कराची के पास में सबर में रहते थे, वहां पे हुँ, गुरुद्वारा भी था उनका, गुरुद्वारे के आसपास में से एक समाज की बस्ती है, वहां पे हुँ, वो लोग रहते थे। तो उनकी बच्ची स्कूल गई और हुँ, 12 साल की बच्ची को रास्ते में से किडनैप कर दिया। हुँ, इन लोगों ने पुलिस केस भी किया, बाकी सब भी किया, बहुत एक्सट्रीमली थ्रेटन रहे ये लोग। और लास्ट में फिर हम जैसे लोगों की मदद से हमने स्पॉन्सरशिप के डॉक्यूमेंट उन्हीं के रिलेटिव्स को तैयार करवा के दिए, वो वहां पहुंचे, डॉक्यूमेंट 5-6 महीने में वीजा लगे। इतने महीने वो लाहौर के गुरुद्वारे में शरण लेके छुपते रहे, क्योंकि अगर वो वहां पे रहते तो उनका जिहादी, जो कल्चरल जिहादी थे बच्चियां उठाने वाले, उनके साथ सीधा कन्फ्लिक्ट हो गया था और पूरे के पूरे परिवार को लाइफ थ्रेट थी, इसलिए वो लोग वहां से रातों रात अपना सब कुछ छोड़ करके यहाँ पे आए। तो यहाँ आने के बाद में भी क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट से आप बाहर नहीं जा सकते, काम करने की हुँ, लिमिटेशन है, बिजनेस करने की लिमिटेशन है, हर चीज के लिए आप 24 घंटे सीआईडी और आईबी के सर्विलांस में रहते हो। और ये अच्छी हुँ, बात हमारे लोगों की ये है, सिंध मतलब पाकिस्तान से आने वाले, चाहे सिंध पंजाब कहीं से भी आए, हिंदू और सिखों की, कि वो लॉ ऑफ लैंड का पालन करते हैं, हुँ, वो हमेशा भारत के कानून को महत्व देते हैं और कानूनन रूप से जीवन जीने की कोशिश करते हैं। तो सही। तो ये बहुत सारी परेशानियां झेलते हैं और उसके बाद में इतना हैवी फाइनेंशियल बर्डन, सालाना पासपोर्ट रिन्यू कराना पूरे परिवार के, जी, जी। और उसके लिए सुबह 4 बजे जाके पाकिस्तान एम्बेसी की लाइन में लगना, और वहां भी उनका जो ट्रीटमेंट है काफिर होने के कारण बहुत ही बदतमीजी भरा उन लोगों को व्यवहार झेलना पड़ता है। और 2 घंटे के लिए विंडो खुलती है। अब आप देखिए दिल्ली में इस समय 6 डिग्री 7 डिग्री टेम्परेचर है, ऐसे लोग अपने पूरे भारत से जाते हैं वहां पासपोर्ट रिन्यू करा, और इस कड़ाके की सर्दी में जब सुबह 4 बजे घर से निकलने के बारे में कोई सोच नहीं सकता, 4 बजे तो वो लोग सुबह जाके पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर लाइन में लग जाते हैं। तो हुँ, ये दिक्कतें ना हो, इसके लिए शिवराज पाटिल जी ने बड़ा मन दिखाते हुए पासपोर्ट रिन्यूअल की शर्त को रिमूव करके ये कहा कि भाई अपना एक्सपायर्ड पासपोर्ट आप कलेक्ट्रेट में सरेंडर कर दो, और आपके कलेक्टर को फॉर ए टाइमिंग हम पावर दे रहे हैं, आप नागरिकता अपने कलेक्ट्रेट से ले लो। हाँ, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ जहां जहां पे भी लोग थे, महाराष्ट्र, अपना नांदेड़ साहब में भी कुछ सिख परिवार हैं जिनके रिलेटिव्स ने उनको स्पॉन्सर किया है, वो वहां रह रहे हैं। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ऐसे ही जो हमारे मध्य भारत, उत्तर भारत के राज्य हैं, यहाँ पे परमिशन दी गई 2 साल की, और उस समय 17,000 लोगों को नागरिकता मिली और सबने अपने पासपोर्ट कलेक्ट्रेट में सरेंडर किए। एक और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है रिनाउंसिएशन सर्टिफिकेट, नागरिकता जी। त्याग पत्र, प्रमाण पत्र। उसके लिए भी पाकिस्तान एम्बेसी के चक्कर खाने की जरूरत नहीं है, आप 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे नागरिकता छोड़ने का डिक्लेरेशन दीजिए और भारत के लिए निष्ठा की शपथ लीजिए, आपको नागरिकता मिल जाएगी। ऐसा एक अरेंजमेंट शिवराज पाटिल जी के समय हुआ, जो इनिशिएट अडवाणी जी ने किया था, उसको कंप्लीट शिवराज पाटिल जी ने किया अशोक गहलोत साहब के इंटरवीन करने पे। फिर जी, कांग्रेस आगे गवर्नमेंट में। वो, हाँ, वो विंडो बंद हो गई क्योंकि वो फॉर ए टाइमिंग अरेंजमेंट था। तो माननीय राजनाथ सिंह जी ने हमारे कहने पे 2016 में वापस कलेक्टर्स को पावर दी, जिसका एक्सटेंशन शाह जी ने, जिसका एक्सटेंशन अभी अमित शाह जी ने किया, और हमारे कहने पे जालंधर और फरीदाबाद के जिला कलेक्टर को भी पावर दिए, क्योंकि वहां पे काफी परिवार हैं जिनका कुछ बन नहीं रहा था। जी। तो इस तरीके से ये काम शुरू हुआ। अब जी, जी। अच्छा तो आप हाँ राजनाथ जी, हाँ सिंह जी जी। ने भी 2016 में पावर देते समय ये कहा कि भाई 2009 31 दिसंबर तक जिनका अराइवल है उनको पासपोर्ट रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है। ऐसे केसेस भी हमने निकलवा दिए। अब हम बार बार अमित शाह जी के दफ्तर में चिट्ठी लिख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि भाई सीए लागू नहीं हो रहा, तो कम से कम ये पासपोर्ट वाली बीमारी से तो मुक्त कराओ लोगों को। आप इनका इनकी ये लाख रुपए आप पाकिस्तान एम्बेसी को रोज दिलवा रहे हो, 20-25 लाख रुपए रोज, और लोग सुबह 4 बजे लाइन में लग रहे हैं जाके। एक एनिमी मुल्क को इतना पैसा देने से क्या फायदा हो रहा है भारत सरकार को? और इन निरीह लोगों की मेहनत की कमाई, जो 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए रोज की दिहाड़ी मजदूरी करने को मजबूर है,
इन लोगों की कमाई ये ब्याज पे पैसे लेके पासपोर्ट रिन्यू करा रहे हैं। तो इससे इससे हमें क्या लाभ हो रहा है एज ए नेशन? और कोई नई नई डिमांड नहीं है हमारी, ये तो पहले भी आप कर रहे थे, तो ये अब भी कर दीजिए इनको रिलीफ देने के लिए। लेकिन अभी भारत सरकार का पूरा तंत्र ऐसा हो गया कि नक्कार खाने में तूती की आवाज है, कोई सुन नहीं रहा है। अच्छा। राजनाथ सिंह जी ने जितनी रिलीफ इन लोगों को दी है ना अमरेंद्र जी, वो तो उनको रोज दुआएं मिलती हैं। तो मतलब उन्होंने इतना इनके लिए किया, लेकिन जैसे इमेज ये है कि अमित शाह जी का कि वो बहुत काम करते हैं, और उनके लिए एक और बड़ा इमेज है लेकिन पॉलिटिकली तो बहुत काम करते हैं कि इंडिया जो जो रिफ्यूजी हैं, जो शरणार्थी वहां से आए हुए हैं, जो कि वहाँ की प्रोसिक्यूटेड मिनॉरिटी हैं, उनके लिए वो भाषण तो बहुत देते हैं, लेकिन फिर काम क्यों नहीं हो पा रहा कि लगातार गवर्नमेंट ये ऑफ इंडिया 2 साल हो तो गए, सीए हम को 9 पीछे पीछे जनवरी कर रही है। आज हम 12 तारीख को बात कर रहे हैं, 9 और 10 जी। तारीख को हम रेगुलर मॉनिटर कर रहे थे, एमएचए की वेबसाइट, न्यूज चैनल, हमारी पूरी टीम ऐसे आंखें गड़ा के बैठी थी। हजारों शरणार्थी आंखें गड़ा के बैठे थे कि शायद आज सीए लागू हो जाएगा, लेकिन फिर 3 महीने का एक्सटेंशन ले लिया है। वो नियम एक्सटेंशन नहीं क्यों बना ले पा रहे रहे हैं? क्यों हैं, ये कह के कि क्यों? नियम बनाने के लिए और समय चाहिए। तो भाई साहब, साल एक चीज के नियम बनाने में लगते हैं क्या? राष्ट्रपति जी ने उस पर साइन कर दिए हैं, वो गजट नोटिफाई हो चुका है, वो लागू होने के लिए तैयार पड़ा हुआ है। आप हर बार 2 साल का 2 साल का समय 5 बार एक्सटेंशन लेके 2 साल निकाल दिए, ये बातें करके कि नियम बनाने के लिए समय चाहिए। दुर्भाग्य क्या है अमरिंदर जी, जो मुझे लगता है सारी पॉलिटिकल पार्टियों का ये जो थॉट प्रोसेस है, देश बहुत पीछे छूट गया है। ऐसे मानवीय मुद्दे बहुत पीछे छूट गए हैं और राजनीति बहुत हावी हो गई है। सबका थॉट प्रोसेस प्योरली पॉलिटिकल है, वोट कैसे मिलेंगे या कैसे नहीं मिलेंगे, इसके अलावा कोई कुछ आजकल सोचता नहीं है। ये बड़े दुख की बात है हम जैसे आप जैसे लोगों के लिए, जो इन निरीह लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इन निरीह लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन सरकारों को कुछ नहीं पड़ी है सिवाय राजनीति के। ये एक मेरा अपना पर्सनल थॉट प्रोसेस है, मे बी रॉन्ग, लेकिन मेरा अनुभव तो ये। जी, जी। लेकिन देखो इतना वक़्त गुज़र गया, और बीजेपी बेनिफिट भी लेना चाहती है यहाँ पर, थोड़ा-सा पोलराइज़ करके ये लोगों को शो करके कि हम बहुत देखभाल कर रहे हैं वहाँ से आने वाले हिंदू और सिखों का। लेकिन आपने जैसे बताया कि ज़मीन पे ऐसा नहीं, अभी देखभाल तो हो देखिए, नहीं मैं रहा। यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा अमरेंद्र जी, हुँ। मैं यहाँ रोकना चाहूंगा। देखभाल कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रहे, कोई चाय का कप भी नहीं पिला रहा है, ये गलत बात है। नहीं, चलो ठीक है, देखभाल, मेरा कहने का ये मतलब कि उनके लिए जो गवर्नमेंट कर हाँ, सकती है, मेरा कहने का मतलब वो कि उनके जो काम डॉक्यूमेंटेशन, देखिए, उनका पाकिस्तानी सिटीज़नशिप नागरिक हैं, दे हम रही है। चिट्ठियां लिख के थक गए हैं। देखिए मैं बताता हूँ, पाकिस्तानी नागरिक हैं ये लोग, अफगान नागरिक हैं, चिट्ठियां लिख के थक गए हैं कि साहब इनको नॉर्मल मेडिकल रिलीफ के लिए एंटाइटल कर दीजिए। चूंकि इनके अफगान पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं, ये लोग किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में एंटाइटल नहीं है। क्या बोलते हैं, फ्री आप मेडिसिन पूरे देश की कर रहे हो ना, बट दे आर नॉट एंटाइटल फॉर दैट। ऐसे ही बच्चों के एडमिशन, जो सब्सिडाइज सीटें होती हैं, मेरिट पर मिलती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, कि आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी है और आप क्वालिफाई कर रहे हो, तो आप सरकारी कॉलेज में पढ़ोगे जहां सब्सिडाइज शिक्षा है, उसके लिए दे आर नॉट अलाउड टिल द डेट, आज तक नहीं है। ओके। तो जी, शिक्षा जी, में जी। नहीं ये है, आप बड़ी बात चिकित्सा में बता रहे नहीं है, हैं। नौकरी में नहीं है। बिजनेस तो कोई हुँ। आदमी करता है तो अपने स्किल्स और अपने टैलेंट और अपनी कैपिटल पे करता है। तो कोई प्रेफरेंस नहीं है कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, गलत बात है। किसी भी तरीके का कोई प्रेफरेंस इनको नहीं है। चलो ठीक है, ये तो एक तरीके फिर बीजेपी लोगों को गुमराह क्यों कर रही है कि हम उनके लिए ये सीए लाए, और मोस्टली जो बीजेपी सपोर्टर हैं वो कह रहे हैं जाकर सोशल मीडिया पर, ये इस चीज़ का बहुत प्रचार कर रहे हैं कि हमने सीए लाया, हमने सीए लाया। लेकिन उनको उनको भी आई थिंक सो कि पता नहीं होगा कि वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। देखिए, हाँ, भारत के आम जन को पता लगने लग गया है कि सीए इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया है ना, किसी भी चीज को छुपने नहीं देता और छुपाने नहीं देता। सीएनएन न्यूज हुँ। 18 जैसे मेन स्ट्रीम चैनल ने कल इस पे स्टोरी भी की है, और मैं कल था वहां पे डिबेट में। जी। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आए थे, श्रीमान पासवान जी। वो ये कह रहे हुँ। थे कि सब जुडिशियल हो गया है, ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, हम सुप्रीम कोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि साहब, आपसे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, आपके हुँ। तथ्य बिल्कुल गलत हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आई हैं, ये बात सही है। हुँ। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के पक्ष में पार्टी हम भी बने हैं, हमारी संस्था बनी है, मैं खुद डॉक्यूमेंट साइन करके पार्टी बनने की एप्लीकेशन मंजूर करा के आया हूं सुप्रीम कोर्ट में। जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे नहीं किया है।
हाँ, सही बात। तो जिस चीज को स्टे नहीं किया है, तो सुप्रीम कोर्ट का तो मैंडेट बिल्कुल क्लियर है ना, आज 2 साल से क्यों नहीं किया स्टे? क्योंकि ये हुँ। कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट नहीं है। क्योंकि मोदी सरकार ने बेनिफिशरीज की कैटेगरी में कोई चेंज नहीं किया है। लाभार्थी कौन होंगे, ये नेहरू जी की सरकार ने तय किया 1955 के एक्ट में, जी। है ना जी। तो जी, जी। उसको मोदी जी ने टच नहीं किया है। लाभार्थी नॉन मुस्लिम्स ऑफ अफगानिस्तान पाकिस्तान होंगे। बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान का सक्सेसर है, इसलिए ये बेनिफिट वहां के माइनॉरिटीज को भी मिल रहा है। तो ये नेहरू जी ने तय किया था, नेहरू जी की सरकार ने। और एरिया कौन सा होगा, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान एक्ट में, मेन एक्ट में किसने तय किया था, नेहरू जी ने तय किया था। आज भूटान के 1 लाख हिंदू भारत में बैठे हैं, उनको तो कोई एड्रेस नहीं कर रहा उनकी नागरिकता को। बांग्लादेश के, सॉरी, ये बर्मा के बहुत सारे हिंदू भारत में बैठे हैं, उन पे भी कोई बात नहीं कर रहा है। श्रीलंका। श्रीलंकन बैठे हैं, उन पे भी कोई बात नहीं कर रहा। उनके डेलीगेशन आ रहे हैं, मिल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर सरकार में उनके बारे में कोई डिस्कशन किसी अच्छा, तरीके की कोई बात नहीं चल रही है। जय हुजा जी, आपका तो कईयों मंत्रियों के साथ आपका रिलेशन भी है, आप उनको निजी तौर पे जानते हैं। आप उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, आप उनको कह क्यों नहीं देते कि ये काम क्यों नहीं हो पा रहा? तो उनका क्या रिस्पॉन्स होता है? देखिए क्या है, इस सरकार में जो मुझे लगता है पर्सनली, कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी को कह पाना शायद बड़ा मुश्किल है इस तंत्र में, किसी बड़े से बड़े आदमी के लिए भी। तो ओके। सबसे हम मिलते हैं, बात करते हैं। अब देखिए, हम प्रधानमंत्री जी से तो नहीं मिल पाए आज तक, मैं हम्म। आपको स्पष्ट बात बताऊं। और माननीय अमित शाह जी से भी एक ही बार मिलना हुआ है। और पॉलिटिकल लोग अपनी बात अपने स्टाइल में कह देते हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी के साथ एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट था। वो सुना करते थे पूरी बात को, और वो इमीडिएटली रिलीफ कैसे दी जा सकती है लॉजिकली और लीगली, इस पे एक्ट करने के लिए अपनी टीम को कहते थे। उनके पूरे तंत्र में ये स्पष्ट नजर आता था कि ये लोग उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे हैं। तो हम्म। हल्ला बिल्कुल नहीं था, काम बहुत ज्यादा था। अभी हल्ला बहुत ज्यादा है, काम बिल्कुल नहीं है। ये ठीक। अंतर एक देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक एक बात और है कि मैंने सुना है कि आप है जो, वो पूरे इंडिया में ही एक इवॉल्व होने जा रही है आते सालों में। आपको कैसे लग रहा है, आम आदमी पार्टी? उनके पास कॉर्पोरेट से आए हुए सीईओज और इस तरीके के लोग हैं, हाई सैलरीड लोगों को उन्होंने अपने यहाँ नौकरी पे रखा हुआ है। तो वो यंगस्टर्स को पिच करने की कोशिश करते हैं। हम्म। और उनको पेड वॉलेंटियर्स हैं, उनका पूरा मॉडल जो एक वामपंथियों का मॉडल हुआ करता था, कि हम्म। वॉलेंटियर्स या कार्यकर्ता को सैलरी या पेमेंट्स मिलनी चाहिए। तो अब देखिए, बेरोजगारी इतनी है देश के अंदर कि अगर आपके पास इतना ज्यादा पैसा है, अब आप, दुनिया को पता है, पंजाब के इलेक्शन के लिए सारी की सारी जो लाइनअप है, वो डब्ल्यूएसओ के लोग, जिसको भारत में बैन किया हुआ है, और ब्रिटिश सिख काउंसिल बर्मिंघम बेस्ड, वो आम आदमी पार्टी को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, उनके सोशल मीडिया पे भी सपोर्ट कर रहे हैं, उसको फाइनेंशियली भी फंडिंग कर रहे हैं। फंडिंग का एक नया मैकेनिज्म बना लिया, अब चंदा देने का एक नया तरीका निकाल लिया है, कि किसी का रिश्तेदार अगर भारत में है, पंजाब में है, तो वो उसको पहले $1000 की टीटी बेचता था, तो आजकल $2000 की टीटी बेचता है। बोलता है 1000 रुपए जाके $1000, यानी 75,000 आदमी पार्टी को सपोर्ट करके आओ। तो इस तरीके की चीजें भारत में चल रही हैं। और अब ये रूट ऐसे बना लिए गए कि इस पे सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। अब आप हम्म। न्यूजीलैंड में बैठे हैं, आप अपने किसी रिलेटिव को अपने पर्सनल अकाउंट से $2000 भेजेंगे, तो सरकार इसमें क्या करेगी? तो अच्छा। ऐसी बहुत सारी कहानियां चल रही हैं। आम आदमी पार्टी बेसिकली कैपिटलाइज करना चाहती है खालिस्तान की मानसिकता को, ये एकदम स्पष्ट है। हम्म। और जो लोग मास सरेंडर हुआ था 90, 91, 92 में, हम्म। और उसमें एक शर्त थी कि साहब, हमारे से कितने भी अपराध हुए हो, लेकिन हम सरेंडर कर रहे हैं, तो हमको एक लाइफ इम्प्रिजन से ज्यादा सजा नहीं होगी और फांसी किसी को भी नहीं होगी। सरकारों ने ये चीज ऑनर की। वो हमारे भाई जी। थे, बड़े थे, बुजुर्ग थे, वो मुख्य धारा में लौट के आए, अच्छी बात है। उन जी। सबका रिलीज 4, 4, 5, 6 में वो सब अपने घरों पे बैठे हुए थे। उन सबको जी। ट्रिगर करके आम आदमी पार्टी ज्वाइन कराया गया। ये सबके आंखों देखी बात है, पंजाब का बच्चा बच्चा ये बात जानता लेकिन अब आम आदमी पार्टी थोड़ा अपना, आई थिंक सो, की स्ट्रेटेजी चेंज कर रही है। तभी वो तिरंगा मार्च कर रही है, पीस मार्च कर रही है। है पंजाब में। वो देखिए, अरविंद केजरीवाल बहुत होशियार आदमी है, और भारत की आम जनता बड़ी कंफ्यूज हो गई कि भाई, ये लाल झंडे वालों ने अचानक तिरंगा पकड़ लिया और लाल झंडे वाले भारत माता की जय बोलने लग गए। इससे कंफ्यूज हो गई है पब्लिक। ये और घोर पंजाब वामपंथी पंजाब है।
पंजाब के जो लाल झंडे वाले वो तो कहते हैं कि आप इज अ बी टीम ऑफ बीजेपी और आरएसएस। देखिए पंजाब में ना वामपंथ की जड़ें बहुत पुरानी और बहुत गहरी हैं। वहां हार्डकोर वामपंथी हैं जिनको आज भी कार्ल मार्क्स और लेनिन और माओ नजर आते हैं सपने में। वो अलग तरीके के लोग हैं, वो बहरूपिये नहीं है, उनका स्टैंड क्लियर है। हाँ। और आप एक चीज और देखिएगा अमरिंदर जी, जब एक्सट्रीम राइट विंग यानी खालिस्तान मूवमेंट की बंदूकें चल रही थी तो उसके सामने बंदूक पकड़ने वाले आम जो लेमेन थे वो वामपंथी लोग थे। जी उन्होंने ही बिल्कुल। काउंटर किया था उसको। अब ये देखिए कितना मजेदार टाइम है, किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट मिलकर भारत सरकार का विरोध कर रहा है। जी साफ साफ षड्यंत्र नजर नहीं आ रहा। उनकी मानसिकता, उनके विचार, उनके सोच समझ, एक एक तबका कहता है कि धर्म अफीम है हम्म और दूसरा तबका जो निहंगों के आगे रख के चलता है वो कहता है कि धर्म ही सब कुछ है। हम्म और एक आप जैसे मेरे जैसे आम लोग हैं, साधारण लोग हैं, जिनको गुरुद्वारे में भी मत्था टेकना है, जिनको मंदिर के सामने भी सिर झुकाना है, जिनको शांति से रहना है, जिनके लिए बाबा नानक भी आराध्य हैं जी और जिनके लिए भगवान राम भी आराध्य हैं, आप जी जैसे मेरे जैसे आम लोग हैं। अब पर जी ये एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट एक जगह होके एक साथ मिलके एक नई मूवमेंट खड़ी कर रहा है। वो थ्रेट है भारत जैसे देश के लिए, वो थ्रेट है पंजाब के लिए, वो थ्रेट है आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। जी जी ठीक है। तो जय हुजा जी, आपने बहुत अच्छे से तरीके से जो आपने बीजेपी गवर्नमेंट का जो कारगुजारी है उसके उसके बारे में बताया, और जो जो पर पीड़ा चलते है चलते एक बात और कहना पाकिस्तान। चाहूंगा जी 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 अमरेंद्र जी, 9,000 हिंदू परिवार और दलित सिख अभी कलमा पढ़ चुके हैं सिर्फ कोविड के पीरियड में। इसके हमारे पास में प्रमाण है। टोटल कहाँ? 9,000 फैमिलीज पाकिस्तान पाकिस्तान में। में? जी जी उनको निकलने का एस्केप भी नहीं मिल पा रहा है। भारत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के डिले के कारण कई परिवार हताश होकर के अभी जी। रिसेंटली पाकिस्तान भी लौट गए हैं कि यहाँ पॉलिटिक्स हो गई है, अब हमारा यहाँ पे कुछ बनने वाला नहीं है। जो जा रहा है वो भी कलमा पड़ेगा। ओके। और हमारी 1,300 बच्चियां हर साल उठ रही हैं, ऐसा पाकिस्तान की जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी की अभी रिपोर्ट आई है। ट्विटर पे और सब जगह पे आपको मिल जाएगी वो रिपोर्ट। रिसेंट रिपोर्ट है, 1 महीने पुरानी। इन हम्म बच्चियों का श्राप लगेगा, पाकिस्तान को तो लगेगा ही लगेगा, पर इन बच्चियों का श्राप हमको भी लगेगा, हमारे देश हम्म की सरकार को भी लगेगा, और सबसे ज्यादा उन लोगों को लगेगा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करके निरीह लोगों की गर्दनें कटवा रहे हैं, इनको कलमा पढ़ने पे मजबूर कर रहे हैं। जी जी ये बिल्कुल। पाप है, ये हम्म महापाप है। इस पाप की छाया से कोई बच नहीं पाएगा, ये पक्का मान के चलिए। जी जी। तो जय हुजा जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जी पाकिस्तानी के जो शरणार्थी हैं, वहाँ के जो माइनॉरिटी हैं, उनका हालात कैसे हैं, और यहाँ पर जो पंजाब और यूपी और यहाँ की बीजेपी की क्या कंडीशन है इलेक्शंस में, उसमें के बारे में आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। आपका दी डायलॉग टाइम पर अपना वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हुजा।